हिपोक्रेसी की परिभाषा दो चित्रों से कैसे समझा सकते हैं? कुछ ऐसे। एक समय था जब तांबे या पीतल के बर्तनों से पानी पीना या नीम की टहनियों से अपने दांत साफ करना पुराने जमाने की बातें बताई जाती थी, यहां तक कि असभ्य भी कहलाई जाती थी। उस समय पाश्चात्य जगत एवं हमारे बुद्धिजीवी मंडली ने इन पद्धतियों के लिए हमारा उपहास उड़ाने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। परंतु आज स्थिति कुछ और ही है। वही लोग जो कभी हमारे परंपराओं की आलोचना करते थे, अब उन्हें फैशनेबल ट्रेंडी वस्तुओं के रूप में बेचते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट से लेकर नीम कोटेड टूथब्रश तक, यहां तक कि आयनाइज्ड कॉपर फिल्टर तक, उन्होंने हमारे देसी चमत्कारों को विपणन योग्य वस्तुओं में बदल दिया है जो बड़े पैमाने पर इनके लिए लाभ कमाते हैं। नानजी भाई के शब्दों में, मेरा माल चुरा के मुझे ही बेचता है। परंतु पश्चात्य जगत को ऐसे ही हिपोक्रेसी की चलती फिरती दुकान नहीं कहा जाता। जहां इनका लाभ नहीं, उस जगह को ये मानवीय व्यवहार के योग्य भी ना माने। तो नमस्कार बंधुओं, और आज हम इसी पश्चिमी पाखंड का पर्दाफाश करेंगे जहां धारणाएं और प्रथाएं लाभ की हवाओं के साथ बदलती है और जहां पुराना फिर से नया हो जाता है। यह सब लगातार विकसित हो रहे बाजार की निगरानी में। आइए इस विरोधाभास की पेचीदगियों का पता लगाएं और पश्चिमी पाखंड के कई चेहरों को उजागर करें जो हमें घेरे हुए हैं। यदि किसी ने पाखंड को अपनाने की कला में महारत हासिल की है तो वह विज्ञापन एजेंसियां हैं। मैकाले द्वारा भारतीयों में हीन भावना का सृजन करने में इन एजेंसियों ने तो विशिष्ट महारत प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, यदि आप 70 या 80 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपको कोलगेट का वह विज्ञापन अवश्य याद होगा जहां एक गांव में एक हट्टा कट्टा पहलवान अपनी भाभी से दूध, बादाम और कोयला मांगता है। जवाब में भाभी कहती है, अरे वाह देवर जी, बदन के लिए दूध, बादाम और दांतों के लिए कोयला। इसके बाद एक वॉइस ओवर के माध्यम से हमें समझाया जाता है कि कैसे खुरदरे पदार्थ जैसे कोयला या नमक काफी हानिकारक है और इनके स्थान पर कोलगेट टूथ पाउडर का उपयोग करने का आग्रह करते हुए ये बताते हैं कि कैसे कोयला और नमक के उपयोग से आपके कीमती इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है। कोयला तो कोयला, नीम और नमक से दांत साफ करना तक दांतों के लिए हानिकारक बताया गया। फिर आया वर्ष 2015 जब इसी कोलगेट ने गजब का खेल खेला। अपने नए टूथपेस्ट के प्रचार में वह बताता है, कहते हैं चारकोल गजब की सफाई कर सकता है। अब जब कोलगेट पहली बार भारत आया था तो उन्होंने ब्रश करने के लिए नमक या दातुन का उपयोग करने की प्रथा का उपहास उड़ाया और एक घोषणा की कि नमक आपके दांतों को नष्ट कर देगा। अब उनका विज्ञापन पूछता है, क्या आपके पेस्ट में नमक है? मतलब हिपोक्रेसी भी इन विज्ञापनों को देखकर कोमा में चला जाए। परंतु आपको क्या लगता है, यह एकमात्र ऐसा मामला है? बिल्कुल नहीं। तनिक अपने ज्ञान चक्षुओं को 2016 की ओर ले चले। तब लीफ रिपब्लिक नाम की एक जर्मन कंपनी ने पत्तियों से बने टेबलवेयर का एक अभिनव संग्रह प्रस्तुत किया। पश्चिम जगत ने इस नई रचना पर ऐसे आश्चर्य व्यक्त किया मानो इससे पूर्व ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। परंतु भारतीयों ने इस नौटंकी पर एक बार को अवश्य सोचा होगा। यह दिन भी आ गए हैं। हमारे दोना पत्तल को बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बनाए जा रहे हैं। दोना पत्तल सहस्राब्दियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। सामुदायिक दावतों और शादियों से लेकर सड़क किनारे नाश्ते की दुकानों तक ये भारतीय जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत में सिर्फ इस बात पर निर्भरता नहीं होती कि आप क्या खाते हैं, ये इस बारे में भी है कि आप इसे कैसे खाते हैं। फुचका या पानी पूरी का जो स्वाद एक देसी पत्तल में मिलता है वो आपको किसी डिस्पोजेबल या अन्य क्रॉकरी में कभी नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए अपने प्रभावशाली डिजाइन और मजबूत मार्केटिंग के बावजूद लीफ रिपब्लिक 2018 में अपनी दुकान बंद कर दी। जिस संस्कृति को उन्होंने अपने शैली में बेचने की कोशिश की वही उनके विनाश का कारण बनी। अब विज्ञापन के इसी मायाजाल में रीपैकेजिंग की अवधारणा पनपती है जिसमें सदियों पुरानी रीतियों को चतुराई से नए आविष्कारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपभोक्ताओं के रूप में यह आवश्यक है कि हम अपने विरासत के विनियोग से वास्तविक प्रगति को अलग करते हुए चतुर डिफरेंशिएटर बने और रीपैकेजिंग के इस झोल को समझे। एक ठोस उदाहरण के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही गूगल कर ले और आप पाएंगे कि एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भोजन से परहेज करने के बारे में है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे के भीतर भोजन का सेवन करना सम्मिलित है। परंतु ध्यान से अगर आप सोचें तो क्या यह हमारे व्रत मॉड्यूल की नकल नहीं है? हमारी अपनी संस्कृति में हम कई तरीके के व्रत करते हैं जिनमें 16 सोमवार का व्रत होता है जहां भक्त श्रावण मास के दौरान 16 सोमवारों को भोजन से परहेज करते एवं भक्ति पूर्वक भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे ही नवरात्रि है जो 9 दिनों का उपवास है, उत्सव है जहां पर प्रतिभागी जल, फल और कभी कभी हल रहित अनाज वाले भोजन पर निर्भर रहते हैं। सार एक ही है, शरीर को निरंतर भोजन आपूर्ति के बिना सहन करने के लिए प्रशिक्षित करना। इतना ही नहीं,
जो पाश्चात्य जगत कभी तांबे और पीतल के बर्तनों का हमारे उपयोग का उपहास उड़ाता था, अब तांबे के स्वास्थ्य लाभों का बखान करने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ रहा है और इसे कॉपर फिल्टर के रूप में ऐसे प्रस्तुत कर रहा है मानो इससे पहले अजूबा कभी देखा ही नहीं। जिसे हम सदियों से प्राणायाम के रूप में जानते हैं, उसका वर्णन ये लोग कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे नए शब्दों के रूप में करते हैं। और क्या हम भूल सकते हैं कि कैसे इसी पाश्चात्य जगत ने हमारे नीम और हल्दी पर पेटेंट जमाने का कुत्सित प्रयास किया था। मतलब हमारी संस्कृति का भी उपहास उड़ा और हमारे साधन को अपना बनाकर अपना उल्लू भी सीधा करो। पर उन्हें भी क्या दोष दे, हम भी कोई कम थोड़ी ना है। कई मायनों में हमारा अस्तित्व आज भी अपने उत्पादों को लेकर पाश्चात्य मान्यता पर निर्भरता में निहित है। जब तक कोई गोरा हमारे प्रयासों या उत्पादों का अनुमोदन नहीं करता, हम अक्सर अपने स्वयं के उत्पादों के मूल्य को नकार देते हैं। अब इस संबंध में हमने काफी प्रगति की है और इस मानसिकता को छोड़ने का प्रयास किया है, परंतु ये ऐसी मानसिकता है जिस पे आज भी हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी।